जय हिंद साथियों। यदि आप राजस्थान चतुश्रेणी और हाई कोर्ट पियोन की यदि आप तैयारी में जुटे हुए हैं और आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो इसी क्लास से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इस क्लास में आपके लिए राजस्थान जीके से संबंधित 50 एमसीक्यू करवाए जाएंगे, जो कि आपको इसी क्लास से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और इस तरह की क्लासेस आपको लगातार प्रोवाइड कराई जा रही हैं, इसलिए आप क्लास को पूरा देखें, कहीं से भी स्किप ना करें, क्योंकि ये क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि मरु प्रदेश डैश डैश का प्रारंभिक जनतंत्र था। तो ये किसका जनतंत्र था, आपको ये बताना है। ये किसका था, तो ये था आर्यों का। किसका था, आर्यों का था। इस तरह से बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि मरु प्रदेश में शामिल क्षेत्र थे। मरु प्रदेश में शामिल क्षेत्र थे, तो कौन से क्षेत्र थे जो मरु प्रदेश में शामिल थे, आपको यह बताना है। देखिए, आपको बताना चाहेंगे बीकानेर था, ये भी शामिल था। नागौर था, ये भी शामिल था। चुरू था, ये भी शामिल था। जैसलमेर था, ये भी शामिल था। और गंगानगर था, ये भी शामिल था। किसमें, मरु प्रदेश में ये शामिल थे। इस तरह से आपका ऑप्शन डी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आप क्लास में अंत तक बने रहें, क्योंकि इसी क्लास में आपको बहुत सारे प्रश्न आपको डायरेक्ट आपके क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि मरु प्रदेश के विस्तार से कौन से जनपदों का निर्माण हुआ था। तो कौन से जिले बनाए गए थे इससे, मरु प्रदेश के विस्तार से, आप बताएं इसका सही जवाब क्या होगा। तो देखिए, आपको बताना चाहेंगे, एक तो कुरु था, एक आपका मद्र था, एक आपका जांगल था। अर्थात कुल 3 बनाए गए थे। तो इस तरह से आपका बी वाला ऑप्शन जो होगा यही आपका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अंत में आपको कमेंट करके बताना है कि आपको क्लास कैसी लगी। अगला प्रश्न है कि मरु प्रदेश का प्राचीन ग्रंथों में वर्ण मिलता है। जो मरु प्रदेश था, तो जो प्राचीन ग्रंथ है उन किन ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है, बताएं आप लोग इसका सही जवाब क्या होगा। तब आपको बताना चाहेंगे, ये आपको मिलता, देखिए, ऋग्वेद में भी इसका उल्लेख मिलता है, रामायण में भी उल्लेख मिलता है। किसका, मरु प्रदेश का। और आपका चरक संहिता में भी मिलता है, महाभारत में भी मिलता है, और आपका बृहद संहिता में भी मिलता है, और आपका राजतरंगिणी में भी इसका उल्लेख मिलता है। तब इस तरह से आपका सही जवाब हो जाएगा आपका सी वाला जो ऑप्शन होगा आपका, यही आपका सही जवाब होगा। कौन सा आपका सही जवाब होगा, आपका सी वाला जो ऑप्शन होगा आपका, यही आपका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि जांगल जनपद में वर्तमान की दृष्टि से कौन सा क्षेत्र शामिल था। अब क्षेत्र पूछ लिया गया है कि जांगल जनपद में कौन सा क्षेत्र शामिल था। तब आपका सही जवाब आपका हो जाएगा, देखिए, एक तो आपका बीकानेर था, एक आपका नागौर था, एक आपका जोधपुर था। किसमें, जांगल प्रदेश में। किसमें, जांगल प्रदेश में। इस तरह से आपका सी वाला जो ऑप्शन होगा यह आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि जांगल प्रदेश जिसे जनपद की राजधानी थी, जो जांगल प्रदेश था इसकी राजधानी क्या थी, कमेंट कर दें जरा आप लोग, इसकी राजधानी क्या थी। तो इसकी राजधानी थी अक्षेत्रपुर। कौन सी, अक्षेत्रपुर थी। सी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अक्षेत्रपुर वर्तमान के किस स्थान का प्रतिनिधित्व करता है, बताएं वर्तमान में कौन सा वह जिला है। तब आपका सही जवाब हो जाएगा, जो अक्षेत्रपुर है उसे वर्तमान में किस नाम से जानते हैं, उसे जानते हैं आप लोग नागौर के नाम से जानते हैं। और जो पंचायती राज की जो शुरुआत हुई थी सबसे पहले भारत के अंदर, वह नागौर से ही शुरुआत हुई थी। और नागौर से किस सन में हुई थी, आप जरा कमेंट करके बताएं। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण एवं बलराम किस जनपद क्षेत्र से गुजरे थे। आपको बताना है कि जो कृष्ण जी थे और बलराम थे, दोनों भाई भाई थे, ये किस जनपद से गुजरे थे।
तो आपको जनपद का नाम बताना है। तो ये गुजरे थे जांगल से। कौन से जनपद से? जांगल जनपद से ये गुजरे थे। इस तरह से आपका ए वाला आपका ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि मत्स्य जनपद के संबंध में सत्य कथन है। मत्स्य जनपद के संबंध में आपको सही कथन बताना है। तो सही कथन कौन सा होगा? चलिए देखते हैं। इसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? नहीं मिलता, इसलिए पहला वाला गलत हो जाएगा। महाभारत में मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर बैराट थी? ये भी गलत है आपका। इसका वर्णन चीनी यात्री युवान चुआंग ने किया था? ये भी गलत है। तब आपका कौन सा ठीक हो जाएगा? चलिए देखते हैं। और ऑप्शन ऊपर दे रखा है इसका, इसलिए आप क्लास में अंत तक बने रहें, क्योंकि आपको इसी क्लास से आपको क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं। अगला है कि यह जनपद अलवर एवं जयपुर के मध्य स्थित था। तब आपको इसमें बताना इसका सही जवाब क्या होगा। तब आपका सही जवाब इसमें क्या हो जाएगा? तो आपको बताना चाहेंगे, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, इसलिए क्षमा करें आप लोग। यहाँ पर आपका जो होगा 9th वाला क्वेश्चन होगा, पहला भी ठीक होगा, सेकंड भी ठीक होगा और थर्ड भी ठीक होगा। और जो आपका 4th वाला जो ऑप्शन है ये भी आपका ठीक हो जाएगा। कौन सा? जो 4th वाला जो ऑप्शन आप देख रहे हैं ये भी आपका ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से आपका जो डी वाला ऑप्शन होगा ये आपका सही जवाब होगा। चलिए इसी प्रश्न को एक बार और देख लेते हैं। इसे और देख लेते हैं एक बार। इसमें क्या पूछा गया था? मत्स्य जनपद के संबंध में सत्य कथन है। अब आपको इसमें बताना है इसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? जी हाँ मिलता है। मत्स्य का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। महाभारत में मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर थी? ये भी ठीक है आपका। और इसका वर्णन चीनी यात्री युवान चुआंग ने किया था? ये भी ठीक है आपका। और इसी तरह से आपका जो 4th वाला ऑप्शन होगा आपका ये भी आपका ठीक होगा। 4th वाले में क्या दे रखा है? यह जनपद अलवर एवं जयपुर के मध्य स्थित था? ये भी ठीक है। इस तरह से आपका डी वाला जो ऑप्शन होगा यही आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मौर्योत्तर कालीन राजस्थान में मुख्य जनपद थे। तो मुख्य जनपद कौन से थे? वो आपके थे योधेय थे, अर्जुनानयन, मालव और शिवी थे। इस तरह से बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर, करौली के भूभाग प्राचीन डैश जनपद के भाग थे। इसकी राजधानी मथुरा थी। तो किसके भाग थे जिसकी राजधानी मथुरा थी? तब आपका सही जवाब हो जाएगा सूरसेन। इसकी राजधानी क्या थी? सूरसेन थी। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि सिकंदर के आक्रमण के पश्चात अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने को उत्सुक पंजाब और टक की जातियां जो राजस्थान आकर बस गई थी। तो वो कौन कौन सी जातियां थी जो राजस्थान में आकर के बस गई थी? तब आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? देखिए आपकी एक तो जाति आपकी मालव थी, दूसरी शिवी थी और तीसरी अर्जुनानयन थी। इस तरह से आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जिसमें दे रखा होगा ऑप्शन में वही आपका सही जवाब होगा। और ये आपका दे रखा है सी वाले ऑप्शन में। सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बयाना परिस्थिति में डैश नामक राजवंश का वर्णन मिलता है। तो जो बयाना परिस्थिति है इसमें किसका वर्णन मिलता है? तब आपका सही जवाब हो जाएगा इसमें वर्णन मिलता है सूरसेन का वर्णन मिलता है, जो सूरसेन राजधानी थी। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि मेवाड़ जिसे मेदपाट या प्रागवाट का प्राचीन रूप कौन सा जनपद था? तो जनपद पूछा गया कौन सा जनपद था। तब आपका सही जवाब आपका हो जाएगा शिवी था। वह कौन सा जनपद था? शिवी था। इस तरह से आपका सी वाला जो विकल्प होगा यह आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि शिवी जनपद की राजधानी मध्यमिका थी, जिनके अवशेष कहाँ से मिले हैं? अब इनके अवशेष पूछे गए कहाँ से मिले हैं, तो इनके अवशेष मिले हैं नगरी से मिले हैं। बी वाला ऑप्शन यदि आपका जवाब होगा तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। आपको क्लास कैसी लग रही कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है, अभी तक चैनल पर नए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं,
तब आप लोग इसी तरह की क्लासेस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आप क्लास को लाइक भी कर दिया करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने और लाइक करने से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। चलिए अगला प्रश्न है, भरतपुर अलवर के अर्जुन आयनों ने डैश डैश के साथ मिलकर विदेशी क्षत्रपों जिसे शक जाति को हराया था। तब इसका सही जवाब आपका हो जाएगा मालवों ने। किसने हराया था? मालवों ने। अगला प्रश्न है, मालवों की शक्ति का प्रमुख केंद्र था। जो मालव थे उनकी शक्ति का केंद्र पूछा गया, पावर का केंद्र पूछा गया था, कौन सा पैलेस था उनका? तब आपका सही जवाब हो जाएगा जयपुर, जो कि वर्तमान में राजस्थान राज्य की राजधानी भी है और इसे गुलाबी शहर के नाम से भी आप लोग जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि मालव क्षेत्र का भाग था। जो मालव क्षेत्र था उसका भाग कौन सा था मालव का? चलिए बताएं, आप लोग कमेंट करें इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए, तो आपको बताना चाहेंगे अजमेर भी मालव का क्षेत्र था, टोंक भी था, मेवाड़ भी था, प्रतापगढ़ भी था और झालावाड़ भी था। तो इस तरह से आपका कौन सा ऑप्शन ठीक होगा आप आइडिया लगा चुके होंगे। इस तरह से आपका ऑप्शन डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है मालवों की दिग्विजय का यूप अभिलेख डैश डैश में लगा हुआ तो ये किस में लगा हुआ है आपको ये बताना है। तो ये किस में लगा हुआ है? इसके ऑप्शंस नीचे दे रखे हैं, इसके ऑप्शंस ऊपर दे रखे हैं। चलिए देखते हैं किस में लगा हुआ था। बताएं आप लोग, ये ऑप्शन आ चुके हैं क्या? नगरी चित्तौड़गढ़ था, बरली चित्तौड़, अहाड़ उदयपुर या नानसा भीलवाड़ा या अनुत्तरित। तब आपका सही जवाब आपका क्या होगा? तब आपका सही जवाब हो जाएगा अनुत्तरित, अर्थात इनमें से कोई सही जवाब नहीं है। डी वाला ई वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मेवाड़ के गोहिल राजवंश की कौन सी राजधानी थी? तो राजधानी पूछी गई, कौन सी राजधानी थी इसकी राजधानी कौन सी थी? इसकी राजधानी थी नागदा भी थी, अहाड़ भी थी और आपकी एक कल्याणपुर भी थी और चित्तौड़गढ़ भी थी। तो इस तरह से आपका डी वाला जो ऑप्शन होगा यही आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि बांगल प्रदेश में कौन सा क्षेत्र आता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस क्लास में सभी जितने क्वेश्चन लिए गए सभी एमसीक्यू टाइप के लिए गए और इसी तरह की क्लासेस आपको लगातार प्रोवाइड कराई जा रही हैं और आगे भी आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। यदि आप इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हर क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक लगा दिया जाता है, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। तब इसका सही जवाब क्या होगा? तब आपका इसका सही जवाब हो जाएगा नरहर, भादड़ा, नोहरा और कनरा। इस तरह से आपका बी वाला जो ऑप्शन होगा यह आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि डैश वंश के बूंदा के नाम पर बूंदी का नामकरण हुआ। तो किसके नाम पर नामकरण हुआ था? किसका? बूंदी का नामकरण हुआ था। तब आपका राइट आंसर हो जाएगा मीणा के नाम पर इसका क्या हुआ था? नामकरण हुआ था। इस तरह से सी वाला जो जवाब होगा आपका ऑप्शन यही आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि असंगत बताइए। आपको असंगत बताना, 3 तो मैच हैं लेकिन एक आपको अलग है जो कि संगत नहीं है। तब आप बताएं इसका सही जवाब क्या होगा? तब आपका सही जवाब हो जाएगा, देखिए ढूंढाड़ है, ये जयपुर के आसपास का क्षेत्र लगता है, ये ठीक है। हड़ौती है, ये कोटा और बूंदी के आसपास का क्षेत्र, ये भी ठीक है। बांगड़ है, ये डूंगरपुर बांसवाड़ा के आसपास का क्षेत्र लगता है। लेकिन जो मेवात है उदयपुर के आसपास का क्षेत्र क्या लगता है? ये नहीं लगता है। इस तरह से डी वाला जो ऑप्शन होगा यही आपका असंगत उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि असंगत बताइए आप लोग। इसमें क्वेश्चन नंबर 25 में आपको बताना असंगत बताना है। तो इसमें कौन सा? देखिए माड़ है, ये जैसलमेर में ठीक है और जो बल्ल झालावाड़ है यही आपका असंगत होगा। इस तरह से आपका बी वाला जो ऑप्शन होगा यही आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि हसन खां मेवाती ने किस युद्ध में वीरता दिखाई थी? तो किसमें वीरता इन्होंने दिखाई थी? इन्होंने वीरता दिखाई थी खानवा के युद्ध में इन्होंने वीरता दिखाई थी। इस तरह से बी वाला जो ऑप्शन होगा
यह आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि पुरातात्विक स्रोत में शामिल हैं, तो क्या क्या शामिल है पुरातात्विक स्रोत में? तो ये आपके शामिल हैं, अभिलेख भी होंगे, मुद्रा भी होगा, स्मारक भी होगा और उत्खनन सामग्री भी होगी। इस तरह से डी वाला जो ऑप्शन होगा यही आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि चीरवा जिसे संयुक्त भाषा का शिलालेख किस शासन की जानकारी देता है? जो चीरवा का जो शिलालेख है किस शासन के बारे में हमें जानकारी प्रदान करता है, आपको यह बताना। तो आपका सही जवाब होगा रावल समर सिंह के बारे में हमें जानकारी या प्रदान करता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि संगत बताइए। अब आपको इसमें संगत बताना है, बताएं इसमें संगत क्या हो। क्वेश्चन नंबर 30 में आपको बताना है। देखिए पृथ्वीराज विजय के कौन थे जननायक, क्या थे बताएं। ये वाला आपका नहीं होगा। हमीर काव्य के नयनचंद सूरी, ये भी नहीं होगा। कहानरदेव प्रबंध पद्मनाभ, ये भी नहीं होगा। दलपत विलास और आगे क्या है दलपत सिंह, जो डी। तो इसका सही जवाब क्या होगा आपका? कमेंट करें आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका आपका सही जवाब क्या होगा? जो पृथ्वीराज विजय थे ये जननायक, ये भी ठीक है। हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी, ये भी ठीक है। कहानरदेव प्रबंध पद्मनाभ, ये भी ठीक है। और दलपत विलास दलपत सिंह, ये भी ठीक है। तो इस तरह से आपका जो फोर्थ वाला जो ऑप्शन होगा डी वाला ऑप्शन, यह आपका सही उत्तर होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि कर्नल जेम्स की पुस्तक है, तो कर्नल जेम्स की पुस्तक का नाम बताना है। तो इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये भी नाम है। और पश्चिमी भारत की यात्रा, ये भी नाम है। तो इस तरह से आपका फर्स्ट और सेकंड दोनों अर्थात सी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि सत्य कथन कूट का चयन कीजिए। जो सत्य कथन है, कमेंट करें आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा। वीर विनोद कवि राजा श्यामल दास, ये आपका ठीक है। मारवाड़ राज्य का इतिहास विश्वेश्वर नाथ रेव, ये भी ठीक है। तब आपका कौन सा ठीक हो जाएगा, ये बात आप समझ चुके होंगे। फर्स्ट और सेकंड दोनों अर्थात सी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने कौन सी रियासतों का इतिहास लिखा था? बताएं, आप कमेंट करें इसका जवाब। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जोधपुर, ये भी ठीक है। सिरोही, ये भी ठीक है। जैसलमेर, ये भी ठीक है। डूंगरपुर, ये भी ठीक। बांसवाड़ा, ये भी ठीक। और प्रतापगढ़, ये भी ठीक है। गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने रियासतों का इतिहास लिखा था, अर्थात जो ये 6 देख रहे हैं, ये 6 का इतिहास लिखा था। इस तरह से आपका डी वाला जो ऑप्शन होगा यही आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि वंश भास्कर के लेखक थे, तो इसके लेखक थे सूर्यमल मिश्र थे। सी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख को डैश डैश कहा जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है? इसे आप लोग कहते हैं प्रशस्ति पत्र कहते हैं। इस तरह से आपका बी वाला सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि मानव ने धातुओं में सर्वप्रथम डैश का उपयोग प्रारंभ किया था, तो किसका प्रयोग किया था? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा तांबे का प्रयोग मानव ने सर्वप्रथम किया था। इस तरह से सी वाला उत्तर आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि ताम्र सभ्यता नहीं है, जो ताम्र सभ्यता है वह नहीं है, कौन सी है जो नहीं है आपको बताना है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा सोनारी। सोनारी जो है वह ताम्र सभ्यता नहीं है, लेकिन आपकी कालीबंगा भी ताम्र सभ्यता है, गलेश्वर भी आपकी ताम्र सभ्यता, आहड़ भी है। इस तरह से आपका डी वाला ऑप्शन यदि आपका सही जवाब, इस तरह से आपका डी वाला जो ऑप्शन होगा आपका सही उत्तर होगा। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं।
यदि आपको क्लास अच्छी लगी और अभी तक चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास को आप लोग लाइक कर लें, क्योंकि आपके लिए लगातार राजस्थान जीएस की क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं, जो कि आपके राजस्थान चतुर्श्रेणी और राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी की वैकेंसी के लिए ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली हैं। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लास को लाइक कर दें। यदि आपका किसी प्रकार का कोई सजेशन या फीडबैक हो, तब भी आप कमेंट करके अवश्य बताएं। चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय